ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांसेस भी बनते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो फिर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सेट है, सेट नंबर तीसरा, थर्ड सेट है ये। और इसके पहले हम जो वीडियो बना रखा है इसी सेट का, जिसका क्वेश्चन नंबर 50 तक पूरा किया था। आज फिर क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में खूब मज़ा आने वाला है, मस्त वीडियो बनने वाला है, जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत तरह का समझ लो कि बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादातर कंपनी साइड का है, कुछ ऐसे साइड हैं जिसको बीकॉम वगैरह में पढ़ाई की जाती है, वो उस तरह के टॉपिक आ चुके हैं। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी, लेकिन बड़ी मस्त होने वाला है, बड़े मस्त इसका जवाब और सवाल होने वाले हैं। तो आप ध्यान से सुनना और पूरे वीडियो को देखना। तो हम एक एक चीज़ को शुरू करते हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट नंबर तीसरा है, इसका क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। बिल्कुल देरी नहीं करते हुए फटाफट भागते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51। ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है इस तरह क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के कम से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। एट व्हाट परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल हैव टू बी मेड। जो हम लोग डिवेंचर लेते हैं, कंपनी जो डिवेंचर जारी करती है, तो उसको रिडेम्पशन भी करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ेगा, वापस करना होगा। तो कंपनी कानून के हिसाब से, कंपनी व्यवस्था के अनुसार, ये जो नॉमिनल वैल्यू है उस डिवेंचर का, उसके कितने परसेंट, कम से कम कितने परसेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल कंपनी कानून की व्यवस्था के हिसाब से हम सब जानते हैं कि 15% करना चाहिए। और इस प्रकार जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आंसर आपका होगा 51 का बी। कम से कम 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स हमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पेटेंट्स हम सब जानते हैं एक तरह का एसेट है, फिक्स एसेट है, नॉन करेंट एसेट कह सकते हैं इसको। द पेटेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। ये हेड की जो पढ़ाई है, कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पूरी बैलेंस शीट हेड वाइज हम दिखलाते हैं। उसमें जितने आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में हेड बना हुआ है, उसी हेड के अंतर्गत आइटम्स को सजाते हैं। तो सही है कि ये तो एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा, बट किस हेड में? तो इसका जो हेड बना है, फिक्स एसेट का जो हेड है, वो नॉन करेंट एसेट इसका हेड बनता है। तो देखते हैं चार जो विकल्प दिया हुआ है ए बी सी में। तो ए है नॉन करेंट एसेट, बी है रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल गलत है, लोन एडवांस गलत है, करंट एसेट गलत है। तो सीधी सीधी से बात है, जो ए इसका ऑप्शन है वो सही है, नॉन करंट एसेट, माने जो करंट नहीं हो, यानी कि फिक्स हो। तो पेटेंट्स क्या है? फिक्स एसेट है, यानी कि नॉन करंट एसेट है। तो ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ख्याति है, क्या है ख्याति? एक एक्सपेंस है? नहीं। इनकम है? ये भी नहीं। संपत्ति है? ये तो लग रहा संपत्ति है। हम सब जानते हैं कि गुडविल क्या है? एसेट है। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे टॉप में हम लोग दिखलाते हैं, क्योंकि एसेट है तभी तो दिखलाते हैं। एनहेंस गुडविल इज एन आइटम ऑफ एसेट। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। लेखांकन मानक 26 संबंधित है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लेखांकन मानक इशू है नेशनल और इंटरनेशनल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेशनल भी है और इंटरनेशनल है, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अपना कोई पर्पस है, अपना कोई सब्जेक्ट है। उसी पॉइंट पर, सब्जेक्ट पर वो स्टैंडर्ड को बनाया गया है। तो देखते हैं ये जो हमारा
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो किस आइटम से संबंधित है? ये 26 हम बता दें कि 26 जो हमारा है फिक्टिशियस एसेट से संबंधित है। एसेट हो बनावटी होना चाहिए, फिक्टिशियस। अब देखते हैं क्या लिखते हैं आंसर में। अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत है ये। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ये भी गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, जितने ऊपर दिए गए हैं कोई भी इस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, इसलिए डी इसका आंसर होगा। 54 का आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं जल्दी से। कृत्रिम संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट है, बनावटी संपत्तियां। जरा हम बता दें कि बनावटी संपत्तियां ये हैं जो वास्तव में एसेट नहीं है। तो कई बार बैलेंस शीट में हम ऐसी बनावटी संपत्तियों को भी एसेट साइड में डाल देते हैं। तो जल्दी से हम बता दें कि जब बनावटी संपत्ति की बात आएगी, कृत्रिम संपत्ति की बात आएगी, तो उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी आते हैं, अंडरराइटर्स कमीशन भी आते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी आते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस भी आते हैं, इस तरह के सब आते हैं। और इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट के जैसा बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखलाते हैं। तो ये कह रहा है सवाल कि फिक्टिशियस एसेट इज, ये जो दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये भी है फिक्टिशियस एसेट, अंडरराइटिंग कमीशन ये भी है, एक्यूमुलेटेड लॉस ये भी है। तो डी में कहता है ये सभी, तो ये सभी हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट। अलग बात है हो सकता है कई जगह आंसर उन्होंने ए को दिया है किसी किसी किताब में, लेकिन वो मिसप्रिंट है। ए जो है वो तो है ही, लेकिन बी भी है, सी भी है, इसलिए सब हैं फिक्टिशियस, और इस तरह हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं 56। रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है। रोकड़ समतुल्य का मतलब है रोकड़ के इक्वल, जो कैश है उसके इक्वल क्या क्या होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, ये पढ़ते हैं। उसमें बताया गया है कि जो ट्रेजरी बिल है ये भी इक्विवेलेंट टू कैश है, कमर्शियल बिल्स या पेपर वो भी कैश के इक्वल हैं, कैश एट बैंक है वो भी है, कैश इन हैंड है वो भी है। तो देखिए इसमें ए वाले भी सही हैं, बी वाले भी सही हैं और सी वाले भी सही, यानी कि सब के सब ये इक्विवेलेंट टू कैश हैं, और इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पर देखते हैं। वर्ष के दौरान लाभ 20,000 रुपये है। वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 90,000 और देनदारों में कमी 5,000 हुई। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या है? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। ड्यूरिंग द ईयर there was an increase in stock of 90,000 and decrease in debtors 5,000. What is the amount of cash from operating activities? ये क्वेश्चन है, हमारे प्रॉफिट दिए गए हैं, कुछ एसेट में इंक्रीज है, किसी में डिक्रीज है, और ये जो एक इंक्रीज है स्टॉक में 90,000 है। अगर इसको हम लेकर चलते हैं तो हमारे आंसर माइनस में आने चाहिए, जबकि ऑप्शन हम देख रहे हैं कोई माइनस में नहीं है। ए से लेकर डी तक देख जाओ, कोई माइनस में नहीं है, नेगेटिव फिगर नहीं है। इसका मतलब है कि 90,000 लिखा है वो गलत लिखा है, मिस प्रिंटिंग है। अगर वो सही फिगर होता तो हमारे आंसर में कोई ना कोई नेगेटिव होता। तो अगर हम उसको ठीक करें तो 90,000 का हम 9,000 मान लेते हैं, एक जीरो कट कर देते हैं, तब लेके चलते हैं। तो इस प्रकार 20,000 प्रॉफिट हो गया, 9,000 इंक्रीज हो गया, और फिर 5,000 इसका तो ऑलरेडी कमी है ही। तो एक फार्मूला है कि नेट प्रॉफिट, नीचे लिखा हुआ है फार्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट लिएबिलिटी माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लिएबिलिटी। तो देखिए उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर है, स्टॉक है वो करंट क्या है, करंट एसेट है, डेटर भी करंट एसेट है। तो इस करंट एसेट में 9,000 क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा उसको माइनस कर देंगे, और जो घट रहा है करंट एसेट 5,000 इसको प्लस कर देंगे।
तो नीचे हम दिखा सकते हैं 20,000 20,000 माइनस 9,000, ये इंक्रीज कर रहा है फार्मूले के अनुसार। अब प्लस जो डिक्रीज कर रहा है 5,000, तो फार्मूला से मैच करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। इसको करेंगे तो इसको आना चाहिए, हटा के देखो कितना आ रहा, 16,000 आएगा। तो इस प्रकार हमारे जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें डी इसका सही ऑप्शन होगा। तो 57 का हमारे अनुसार जो ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह इसको बोलते हैं आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। हम सब जानते हैं स्टेटमेंट जो बनाते हैं कैश फ्लो का, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश अंदर आता है इनफ्लो, कैश बाहर जाता है आउटफ्लो। तो ये सवाल कह रहा है कि कौन कैश का आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है, मानो कौन है जिससे पता लगता है कैश बाहर नहीं गया। तो मैच करते हैं। पेमेंट ऑफ लोन्स, जब लोन का पेमेंट करेंगे तो बाहर जाएगा। सवाल ध्यान रखना, सवाल कहते हैं कि जो बाहर नहीं जा रहा, आउटफ्लो नहीं है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे तो बाहर जाएगा। ये भी मैच क्वेश्चन से नहीं हुआ। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स हमारे घटेंगे इसका मतलब हमने लोन चुकाया है तब भी कैश बाहर गया, ये भी नहीं मैच कर रहा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एक लोन है, हम चुकाएंगे रिडीम करेंगे तभी कैश बाहर जाएगा। सवाल कह रहा है ऊपर देखना कि आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, ऊपर के ए बी सी तीनों में कैश का आउटफ्लो हो रहा है। डी कहता है अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, तो जब आप इशू करोगे तो कैश तो अंदर आएगा। तो ये हमारे आउटफ्लो का एग्जाम्पल नहीं है। तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो दिया है 3:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। ठीक है, वाई अवकाश ग्रहण करता है और एक्स एवं जेड अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। एक्स एवं जेड का नया अनुपात क्या होगा? अगर हम इसको बट्टा में कन्वर्ट कर लें तो बट्टा में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा और 3 फिर 10 हो जाएगा। तो बीच वाला चला गया हमारा, जेड रिटायर कर रहा है, बीच वाला कौन सा है? एक्स वाई, वाई रिटायर कर रहा है, तो उसको ख़त्म कर दें। तो 4/10 को कटिंग कर दीजिए और अब बच क्या गया? 3/10 न्यू रेशियो और 3/10। इसको आप ठीक से देखोगे तो लास्ट में आ जाना चाहिए 1:1 आ जाएगा इक्वल। तो इस प्रकार इनका न्यू रेशियो जो होगा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देखिए, जल्दी से देखिए 60 नंबर। देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, जब डेटर का नाम आएगा तो ध्यान में आएगा कि हमने क्रेडिट सेल किया है, उधार सेल किया है, यानी जो डेटर्स हैं उनका संबंध क्रेडिट सेल से है। तो कहीं ना कहीं रेशियो का फॉर्मूला मैच कराते हैं, कहाँ से मैच कर रहे हैं? तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मैच करा दिया है कि जब डेटर का नाम आएगा तो क्रेडिट सेल की बात आएगी। तो इसका फॉर्मूला है डेटर्स, इसको DTR भी कहते हैं। तो DTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो ये पहला जो इसका दिखाई पड़ रहा ए, ये मैच कर रहा, बाकी कोई फार्मूला इससे मैच नहीं कर रहा जो हमने फार्मूला बताया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, कहता है कि मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है बनाना, परामर्शदात्मक रिकमेंडेटरी है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है इसके अंतर्गत? तो थोड़ा सा हम बता दें इसमें कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं,
कंपनीज एक्ट की व्यवस्था के अनुसार कुछ दशाओं को छोड़ करके ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जैसे 1% कंपनी है, इसमें अनिवार्य नहीं है। जो डोरमेट्री कंपनी है उसमें अनिवार्य नहीं है। तो एक दो केस को छोड़ करके बाकी सभी कंपनियों के लिए ये अनिवार्य है बनाना। तो देखते हैं मैच कहाँ कर रहा है। तो चूंकि 1% तो कहीं लिखा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार और दिए गए विकल्प के अनुसार जो आंसर होंगे वो ए आंसर मैच कर रहा है इसको। तो 61 का आंसर ए है। 62, संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा? संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लिखा है नीचे, वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। आप सब जानते हैं कि हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं और उस प्रॉफिट में जोड़ते हैं क्या? अगर कोई गुडविल रिटर्न ऑफ है उसको ऐड करते हैं, कोई नॉन कैश आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन उसको भी ऐड करते हैं, अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है उसको भी ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है मैंने जितना बोला ये सब ऐड होने वाले हैं। तो ए बी सी ये सब मिलाकर डी का आंसर इसका सही आंसर बैठेगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63, वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है? डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर विच एक्टिविटीज। अगर कोई वित्तीय कंपनी है जिसका काम रुपये पैसे में लेन देन करना है, रुपया लेना रुपया देना, फाइनेंशियल काम करती हैं, तो इनका रुपया ही में लेना देना काम है। तो इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेशन है, फाइनेंस लेना देना, तो इनको डिविडेंड मिल सकता है क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं ये कहें। तो इनके लिए जो डिविडेंड है वो ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसको करेंगे क्या हम लोग, ये उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण मिला है। तो देखते हैं मैच किस में कर रहा है ये। तो इनके लिए जो आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 64, वर्ष के दौरान लाभ, फिर वही कहना चाहिए इससे पहले ठीक आया था क्वेश्चन पीछे 20,000 और देखो स्टॉक में वृद्धि वहाँ लिखा था 90,000, यहाँ पर है 9,000, वही चीज़ है। और देनदारों में कमी यहाँ लिखा है 5, वहाँ में सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर आएगा। तो वहाँ आंसर कितना था, आंसर इसे काट कर आया था 16,000। इस प्रकार यहाँ भी बी इसका आंसर होगा। 64 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कौन सा 65, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाता है? वही कहानी आ गई फिर, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज एडेड टू नेट प्रॉफिट। अभी हमने फार्मूला दिया था, उस फार्मूला को याद रखना, किसको ऐड करते हैं। तुम जरा मैच कराते, इंक्रीज इन स्टॉक, जब स्टॉक इंक्रीज करेगा, ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट में जब इंक्रीज करता है इसको ऐड नहीं करते, क्वेश्चन ऐड करने को बोल रहा है, यानी इसको माइनस करते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिक्रीज इन स्टॉक, जब स्टॉक घटेगा, ये एसेट है तो इसको हम लोग क्या घटेगा तो इसको ऐड कर देते हैं। मेरे हिसाब से बी अभी दिखाई पड़ा, आगे भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर एक करंट एसेट है, बढ़ रहा है इसलिए माइनस होता है, ऐड नहीं होगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये भी माइनस होता है, तो इस प्रकार हमें बी आंसर है डिक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि किसी भी करंट एसेट में डिक्रीज होगा उसको ऐड कर देते हैं। तो 65 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? स्रोत मतलब साधन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। हम जानते हैं सोर्स ऑफ कैश का मतलब होता है जब कैश व्यापार में अंदर आता है तो सोर्स कहते हैं।
और जब हम लोग कैश को कहीं प्रयोग कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, तो उसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो एक प्रकार सोर्स की बात हो गई, द सोर्स फ्रॉम विच कैश अंदर आता है, और जब उसको कहीं ना कहीं हम यूज़ कर देते हैं तो कैश का प्रयोग मानते हैं। तो ये देखना है, वही सवाल है। वो कह रहा है कि किससे कैश अंदर आएगा, ठीक है। तो अंदर आएगा तो क्वेश्चन में कुछ उल्टा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। तो किससे कैश अंदर नहीं आता, नहीं पर ध्यान देना है आपको, नहीं आता। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट कैश आएगा, नहीं आएगा। खरीदे तो बाहर गया कैश। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये पॉजिटिव है फंड, ये भी कैश अंदर आया। अगर नेगेटिव होता तो बाहर चला जाता। इशू ऑफ डिवेंचर्स, जब आप डिवेंचर इशू करोगे, आप जरा क्वेश्चन में फिर से देख लेना, रोकड़ का स्रोत नहीं है, माने कैश नहीं आता। तो मिलाइए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इससे भी कैश आ रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर, इससे भी कैश आ रहा है, सोर्स है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, इससे भी कैश आ रहा है। तो बी से लेकर डी तक में तो ये सोर्स हैं कैश के, लेकिन जो ए है ये कैश आने का सोर्स नहीं है, ये जाने का सोर्स यानी कि प्रयोग है। तो यही बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये हमारे लिए कैश आने का सोर्स नहीं है, यानी कि ये जा रहा है, एप्लीकेशन है ये। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए, 66 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ समतुल्य में निम्न शामिल होता है। रोकड़ समतुल्य, फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। हम सब जानते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि जितने ट्रेजरी बिल हैं वो कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेड पेपर्स या कमर्शियल पेपर्स वो भी कैश इक्विवेलेंट है। बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, ये भी कैश के इक्विवेलेंट है। ये तो तीनों दिखाई पड़ रहा है, ए बी सी इक्विवेलेंट टू कैश है। तो डी इसका आंसर होगा, यानी कि सब, ऑल ऑफ एबव, सब के सब क्या है, कैश के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 में क्या है। तो 68 और शब्द चालू संपत्ति में शामिल होता है। द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड, हम सब जानते हैं कि एसेट हमारे करंट भी होते हैं, नॉन करंट भी होते हैं। नॉन करंट मीन्स फिक्स। तो इसमें से कौन है जो करंट एसेट में शामिल होता है? देखिए करंट एसेट कौन सा है। तो नीचे से अगर देखते हैं डी पेटेंट है, पेटेंट तो फिक्स एसेट है भाई, नॉन करंट है, ये भी नहीं होगा। फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जाकर यही हमारा करंट एसेट में शामिल होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होगा विद इन 1 ईयर हम इसको सेल कर सकते हैं, जिसको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग करंट एसेट कहते हैं। तो एक यही है। और ए में जो लिखा है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म जो वर्ड है वो करंट एसेट में शामिल होगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष तथा डैश के संबंध में दर्शाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। ये फार्मूला है, ये टोटल एसेट और प्रोप्राइटर्स फंड के साथ में संबंध दिखलाता है। देखते हैं आंसर इसमें कौन सा है। तो टोटल एसेट, इस प्रकार 69 का जो आंसर होगा सी आंसर होगा, जो मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, टोटल एसेट दिया हुआ है, देखना जरा। एक तरह नंबरिकल है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको नंबरिकल क्वेश्चन में। टोटल एसेट पता है 7,70,000, टोटल लायबिलिटी भी पता है 2,60,000, और करंट लायबिलिटी दिया है 40,000। थोड़ा सा ध्यान रखना, जब ये टोटल लायबिलिटी लिखा है उसके अंदर ही करंट लायबिलिटी भी शामिल है। तो रेशियो पूछता है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला फिर आपको याद रखना होगा,
अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म डेप्थ, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी। टोटल एसेट डिवाइडेड बाई लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए जरा, टोटल एसेट है 7,70,000, टोटल लिएबिलिटी है 260 और इसी में 40,000 भी शामिल है। अगर टोटल लिएबिलिटी में से हम 40,000 को माइनस कर दे करंट वाले को, तो जो बच जाएगा 2,20,000 वो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी 220। तो फॉर्मूले के अनुसार पुट कर देंगे। तो जैसे आप पुट करोगे 7,70,000 डिवाइडेड बाई ये 2,20,000, ये कटिंग करने के बाद आपको जो आना चाहिए 3.5:1 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार इस मैथमेटिक्स के हिसाब से आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, मैच कर रहा है ए से। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, फिर रट्टा मारना पड़ेगा, जो मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, इक्विटी शेयर दे रखा है, समता अंश पूंजी 15 लाख, ये भी नंबरिकल है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी नंबरिकल में आपको। रिजर्व में सरपत दे रखा है 7.5 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो रेशियो पूछ रहा, प्रोप्राइटरी रेशियो। जब जब रेशियो की बात पूछेगा फिर तो हमें फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और ये भी हमको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो देखिए 15 लाख कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस 7.5 लाख, उन दोनों को जोड़ देंगे तो शेयर होल्डर फंड्स मिल जाएगा, यानी 15/7 22,50,000 आ जाएगा। तो 22,50,000 डिवाइडेड बाई 45 लाख, ये 0 कट जाएगा। देखिए कितना आ रहा, कैलकुलेटर से काट के देखो कितना आ रहा, कटिंग करोगे मिल जाएगा, उसे पता लग जाएगा। कितना आ रहा, 50% आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो फॉर्मूला है, तो चूँकि परसेंटेज में दिया हुआ तो इसे मल्टीप्लाई साइड में 100 से कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से 50% आएगा, जिसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ये, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? कई प्रकार के हम लोग अनुपात निकालते हैं, उस तमाम अनुपात में लिक्विडिटी वाले भी हमारे हैं और करंट वाले भी हैं। तो करंट लिएबिलिटी का पेमेंट करना है, जिसका कंपेरिजन हम लोग करंट एसेट से करते हैं। उस करंट में भी हम लिक्विड एसेट को पता करते रहते हैं, और जब हम लिक्विड एसेट का कंपेरिजन करते हैं करंट लिएबिलिटी से तो एसिड टेस्ट रेशियो निकलता है, या लिक्विड ये सब निकलता है, एसिड टेस्ट रेशियो निकलता है। तो मुझे लगता है ये पता करने के लिए हमें बी आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। किसी कंपनी या किसी फर्म का तरलता मालूम करने के लिए हमें एसिड टेस्ट रेशियो का प्रयोग करना चाहिए, और यही लाभदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट 73, स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये जो कैलकुलेशन है प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए, तो अभी हमने बता रखा है फॉर्मूला कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यही बताया। अगर जहाँ भी होगा फॉर्मूला वही मैच करेगा प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए। तो 73 का देखिए आप सी में मैच कर रहा है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फार्मूला याद करें, शेयर होल्डर्स फंड बट्टा टोटल एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट 74, आंतरिक और बाह्य स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात डैश है।
द satisfactory रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी इज क्या होगा? इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका भी फॉर्मूला है और ये आता है उसमें हमारे करंट वाले में हिसाब से, तो इसको हम लोग बता सकते हैं कि इसका आना चाहिए 2:1 आना चाहिए। 2:1 किस में है? बी। तो इसका आंसर है 2:1। तो 74 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 तरल संपत्तियों में शामिल होता है। तरल संपत्ति का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स। जितने हमारे करंट एसेट हैं बच्चों, सब लिक्विड में आते हैं यदि उनमें से दो आइटम को माइनस कर दो। टोटल करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें तो जो बचेगा हमारे लिए हो जाएगा लिक्विड एसेट। तो देखते हैं, उन दो आइटम को छोड़कर बाकी जितने करंट है सब लिक्विड है। तो बिल्स रिसेबल करंट एसेट रहेगा, डेटर भी करंट एसेट ये रहेगा, कैश भी करंट एसेट ये रहेगा। बस तो बात यहीं ख़त्म हो गई। इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सब के सब लिक्विड एसेट हैं। तो लिक्विड एसेट क्या नहीं है? स्टॉक नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, वो तो आइटम ही नहीं है इसमें। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 76 संचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो इज। थोड़ा बता दे संचालन अनुपात। जब हम लोग व्यापार को ऑपरेट करते हैं, संचालन करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद हम चाहते हैं कि व्यापार संचालन का फल क्या रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए कि जो हमने संचालन किया उसका रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए हम लोग कई तरह के प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इस तरह के निकालते रहते हैं और ये कनेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। जब जब ऑपरेटिंग रेशियो की बात चली तो ध्यान रखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालना है। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है इसमें। तो इसका पहला ही मैच कर रहा है, तो 76 का आंसर मैच कर रहा है ए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट 77 आदर्श चालू अनुपात। ये सब लोग मुस्कुरा दे सुन करके, कितने बार हमने पढ़ा है इस चीज़ को कि कोई आदर्श आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। सबको पता होना भी चाहिए और होगा भी, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां नो प्रॉफिट नो लॉस। सीधी सीधी से बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? बस जितना कॉस्ट होगा उतना ही हमारा सेल हो जा। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, इट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो लॉस। देखते हैं कौन सा मैच करता है। तो टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स, ये डी मैच कर रहा है। 78 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर शून्य प्रॉफिट लॉस का चक्कर है। नेक्स्ट पॉइंट 79 समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोस्टली प्रिपेयर्ड, मोस्टली अक्सर तैयार किए जाते हैं अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में। ए एंड बी माने दोनों तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो अक्सर ये प्रतिशत के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको हम लोग प्रायः प्रतिशत के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार 79 का जो आंसर मैच करेगा वो बी मैच करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 80 क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। इनमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? चेंज तो होगा, ये भी हमारा वही है, कॉमन साइज बिजनेस वाले हैं। तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग निकालते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ। इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखना प्रीवियस ईयर के जो हमारे एसेट हैं 4 लाख थे, अब बढ़ करके वो करंट ईयर में आ गए कितने? 5 लाख। तो
तो इंक्रीज कितना किया, 1,00,000 कर गया। और हम जानते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज, फॉर्मूला बता दे रहे हैं, इंक्रीज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस फिगर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100। तो पुट करते हैं, इस क्वेश्चन में इंक्रीज हमारा 1,00,000 का है, 1,00,000, क्योंकि पहले 4,00,000 था, बाद में 5,00,000 हो गया, तो इंक्रीज कर गया 1,00,000। प्रीवियस ईयर फिगर हमारे 4,00,000 के थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी 25% कटिंग करके आ जाएगा। ये कटिंग करके आंसर में आ जाना चाहिए 25%। तो इस प्रकार हमारे 80 का जो आंसर होगा वो बी होगा, जो मैच कर रहा है यहाँ से। तो 80 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81, वही कहानी है। वर्ष 2015 में कंपनी का अंशधारी कोष 8,00,000 रुपए था। यह वर्ष 2016 में कितना बढ़ गया, 8,00,000 से बढ़कर हो गया 12,00,000 हो गया। तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, चेंज देख रहे हैं। तो चेंज हुआ कितना, अगले साल में 8 4 12, 4,00,000 इंक्रीज कर गया, 4,00,000। तो नीचे फॉर्मूला पुट करते हैं, परसेंटेज चेंज कह लो या इंक्रीज कह लो, पर चेंज इज इक्वल टू कितना इंक्रीज किया था, पहले 4,00,000 इंक्रीज किया, 4,00,000 मल्टीप्लाई पिछले साल का फिगर 8,00,000, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब कटाएंगे, आराम से कट के आएगा, ये आ जाएगा कितना, 8, ये तो हो जाएगा 50% आ जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं मैच किससे कर रहा है, सी से मैच कर रहा है। इस प्रकार 81 का जो आंसर होगा वो सी से मैच करेगा। तो थोड़ा फॉर्मूला याद हो तो इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। एक कंपनी के शुद्ध विक्रय 15,00,000 रुपए है, विक्रय हुए माल की लागत 10,00,000 है, और अप्रत्यक्ष व्यय है 3,00,000। ये भी मैथमेटिकल है, थोड़ा मतलब सावधान होकर काम करना पड़ेगा, सावधानी चाहिए, वरना मिसिंग हो या फिर ऐसे अंदाजे तुक्केबाजी करनी पड़ेगी। तो सकल लाभ की राशि होगी, सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट। अ कंपनीज नेट सेल्स आर 15,00,000, कॉस्ट ऑफ सेल इज 10,00,000 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर 3,00,000। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट निकलता होगा, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो ये जो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, अगर इनमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दें, क्योंकि इसमें शामिल था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस कर दिया था, तो अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 10,00,000 प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, 3,00,000 प्लस 3,00,000, ये हमारे बन जाएंगे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 13,00,000 हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बन गए हमारे। अब हमको जीपी निकालना है, एंड देयरफॉर जीपी इज इक्वल टू, वही कह रहा निकालने के लिए ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हो जाएगा ये 15,00,000 माइनस 13,00,000। तो मेरे हिसाब से 2,00,000 का आंसर आना चाहिए, और देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है 2,00,000। तो 82 का 2,00,000 मैच कर रहा है सी, इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। अभी तभी काम कर रखे हैं, जो सेल्स है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे
तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा, तो नीचे इसका बी हो जाएगा। 83 का आंसर हो जाएगा बी। 83 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 84, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नॉन एज डायनेमिक एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। ये जितने एनालिसिस हैं और आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पढ़ चुके होंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से ये कहलाएगा। ये मैच कर रहा है इस आंसर से, डायनेमिक तो है नहीं, वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मैच कर रहा है। तो इस प्रकार 84 का हमारा आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठा स्वीकृत प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए? विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म? तो इस प्रकार इसका आंसर जो मैच करेगा 129 धारा है इस कंपनी कानून के हिसाब से। धारा 129 के अनुसार हम लोग आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। ये एक तरह का प्रोफार्मा है जो इसी कानून के अनुसार उसको स्वीकृत किया गया है। तो आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 86 में। स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट इज अकाउंट, गलत है, स्टेटमेंट। ये सही लग रहा है। ए एंड बी, नहीं ये सही नहीं होगा। ए बी कह रहा है मतलब अकाउंट भी है और स्टेटमेंट भी है, बिल्कुल गलत है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो इस प्रकार 86 का आंसर होगा बी। ये स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपनी के लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज। अगर कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्क्लोज कहाँ दिखलाते हैं इसमें, तो देखते हैं कहाँ। ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं, गलत है, इसमें शेयर कैपिटल में जाता ही नहीं है कंपनी के केस में। शोन अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये भी नहीं जाता, देखते हैं। शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ओके, ये एक सही लग रहा। कंपनी के दशा में जो प्रॉफिट होते हैं या फिर लॉस होंगे उसको हम लोग हेडिंग वाइज दिखलाते हैं, और वो हेडिंग हमारा बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हेडिंग हमारा बन गया शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सही है, सी। 87 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। हम सब जानते हैं कंपनी कानून के अनुसार जो बैलेंस शीट तैयार करते हैं, हेडिंग बना कर बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उस बैलेंस शीट के जो पहला हेडिंग है लेफ्ट साइड में, वो शेयर कैपिटल वाला है, तो उस हेडिंग का भी सब हेडिंग है। तो जब आप देखेंगे बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे इक्विटी वाले का, तो उसमें ऑथराइज कैपिटल ये नहीं है हेडिंग, इशूड कैपिटल ये भी हेडिंग के नाम पर नहीं है, पेड अप कैपिटल ये भी हेडिंग के नाम पर नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड ये हेडिंग के नाम पर है। आप केयर से देख लेना चीज़ को। तो इस प्रकार इस हेडिंग में हम लोग इस हेडिंग में किसको दिखाते हैं? शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट। जो शेयर कैपिटल हमारा है शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में दिखलाते हैं। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। हम जानते हैं कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर, हमारे जो शेयरधारी हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, देश के कोने कोने में फैले हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एनुअल मीटिंग में भाग ले सकें। जब एनुअल रिपोर्ट जारी करना है तो उन अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। डायरेक्टर्स तो हैं नहीं, तो खुद वहीं रहते हैं, मैनेजमेंट भी वहीं रहते हैं, शेयर होल्डर्स हैं जो वहाँ पर नहीं, बेचारे चारों तरफ फैले बिखरे हुए हैं।
इसलिए इनको जानकारी मिले कंपनी को, तो इनको जारी किया जाता है। क्योंकि ऑडिटर्स तो खुद तैयार करते हैं, अपने हाथों से चेक करते हैं, तो इनको पता ही है, दोबारा बताने की क्या ज़रूरत है। इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए एनुअल रिपोर्ट इशू किया जाता है। तो आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का स्थिति विवरण बनाया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन, किस ऑर्डर में बनाया जाता है? हम जानते हैं कि बैलेंस शीट बनाने के दो ऑर्डर हैं, लिक्विडिटी है, परमानेंस है, इसका ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट बनते हैं कंपनी कानून के हिसाब से, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से बनता है। इसका मतलब कि नॉन करंट एसेट पहले रखेंगे, उससे जो थोड़ा हल्के एसेट है उसके बाद रखेंगे, और अंत में सबसे हल्के को रखते हैं। तो जो भारी भरकम जो एसेट हैं, फिक्स टाइप के हैं, उनको पहले रखते हैं एसेट साइड में। तो पहला ही वर्ड आता है नॉन करंट एसेट, उसके बाद कोई और आता है। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा बी, ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस के पोजीशन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालकों की रिपोर्ट कंपनी के किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? जो हमारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के मीटिंग में अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, तो कौन से मीटिंग है? बोर्ड मीटिंग तो खुदे मीटिंग में है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में करते हैं। क्योंकि एनुअल साल में जो वार्षिक सभा है, साधारण सभा, उसमें डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट को पेश करते हैं। मैनेजर्स मीटिंग में नहीं होगा, ना कोई नहीं है, बस ये एनुअल जनरल मीटिंग, इसी मीटिंग में डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। बहुत पहले भी बता चुके हैं कि जो कैपिटल नेचर के आइटम हैं या प्राप्तियां हैं, सब के सब बैलेंस शीट में जाते हैं। तो कैपिटल नेचर की जो प्राप्तियां हैं या रिसिप्ट हैं वो लायबिलिटी साइड में जाते हैं। अब कैपिटल नेचर के जो पेमेंट हैं या एक्सपेंडिचर है वो एसेट साइड में जाते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। तो बैलेंस शीट दिखाई पड़ रहा हमें, इसलिए 92 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ऋण पत्र प्रीमियम डैश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू, पहले बता दें कि जो डिवेंचर पर प्रीमियम है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, उसको इस्तेमाल इसी प्रकार के कैपिटल लॉस के लिए किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सा कैपिटल लॉस इसमें दिया है जिसके लिए इस प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, बिल्कुल ये सही है, इसके लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, बिल्कुल ये भी कैपिटल लॉस है, इस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट ऑफ कैपिटल लॉस, ये तो नाम में लिखा है कैपिटल लॉस, इसके लिए भी कर सकते हैं। तो लिखा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार 93 का जो आंसर होगा वो डी मैच कर रहा है, ऊपर के सभी के लिए इस प्रीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ऋण पत्र भाग होता है। डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, हम सब जानते हैं डिवेंचर एक प्रकार का लोन है, कर्जा है, और कौन सा कर्जा है? लॉन्ग टर्म लोन है। ये देखते हैं कौन सा मैच करता है। अंश पूंजी का, शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं है। दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये तो मैच कर रहा है। ओन कैपिटल, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो चारों ऑप्शन देखने के बाद मैच कर रहा है बी से, दीर्घकालीन उधार है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म लोन है ये डिवेंचर कंपनी के लिए। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांसेस भी बनते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है, जब हम लोग ऋण पत्र को रिडेम्पशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए जो प्रीमियम अगर करेंगे तो प्रीमियम के लिए अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इतना लंबा नाम है, इस नाम से हम लोग खोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और ये हमारे लिए एक तरह का नुकसान है, और ये प्रीमियम हम देते हैं। तो ये जो नुकसान है या लॉस है, लॉस के नाम से डेबिट कर लेते हैं,
लेकिन जब क्रेडिट करते हैं, पेमेंट दिया नहीं, फ्यूचर में देंगे, तो किसी न किसी पर्सन को देंगे, और वो पर्सन है कौन? जिसका नाम छुपा, वो डिवेंचर होल्डर्स हैं। तो डिवेंचर होल्डर के नाम छुपा है, और उसके बदले में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और पर्सन का नाम छुपा रखे अपने आप में, इसलिए इसका नाम है। चूँकि लायबिलिटी बनता है हमारा, तो हर लायबिलिटी के पीछे नाम छुपा रहता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट बनेगा। देखते हैं कौन सा इसमें बैठता है। तो इस प्रकार 95 का जो आंसर होगा वो सी मैच कर रहा, और बड़ा ही कन्फ्यूज़न पोजीशन में है ये। कई बार लोग इसको एक्सपेंस समझ लेते हैं, लॉस समझ लेते हैं कि लॉस अगर है तो लॉस का नाम से एंट्री होती है, लेकिन ये प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करते हैं, उस बंदे का नाम छुपा है जिसको हम लोग पे करने वाले हैं। तो जब किसी का नाम छुप जाता है, उसके बदले में उसके लायबिलिटी का नाम आता है, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, नेक्स्ट 96, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज शोन एज। जब हम डिवेंचर इशू करेंगे, अगर उस पर लॉस होता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो कहाँ शो करेंगे? डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। पहला तो सही लग रहा कि जब लॉस हो जाएगा तो प्रीमियम से एडजस्ट करना है इस कैपिटल लॉस को, तो डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इससे माइनस करेंगे, एडजस्ट कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट गलत है। सीआर साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी गलत है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी गलत है। इसलिए ये तीन गलत हैं। शुरू का जब फर्स्ट है ए, डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता यदि, चार ऑप्शन है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कांट बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, ये तो बड़ा सही लग रहा है। दे आर नॉट टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, नॉन ऑफ द एबव, ये बोथ, ये सब गलत है नीचे वाला। जितने जल्दी परिवर्तनीय करना, इमीडिएटली कन्वर्ट किए जाने वाला है, तो ऐसी दशा में हम लोग ऐसे कन्वर्टिबल डिवेंचर को जारी नहीं कर सकते। तुरंत कन्वर्ट करने की बात आएगी तो हम जारी कह लिए करेंगे, फायदा क्या है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है। ये तो सर्वविदित है, सबको मालूम है कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, ये महाजन है हमारे। तो इनको पहले ही आंसर मिल रहा है, 98 का ए आंसर होगा। डेटर्स है नहीं, ऑनर्स है नहीं, बैंकर्स है नहीं, इसलिए हमारे महाजन हैं, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 99 के चक्कर में आ चुके हैं, तो देखने जाए 99 क्या कहता है। साधारणतया ऋण पत्र होते हैं, जनरली डिवेंचर्स आर, हम सब जानते हैं डिवेंचर्स तरह का लोन है कंपनी के ऊपर, तो लोन सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन जनरली वर्ड लगा है। हम सब जानते हैं कि जनरली जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। अब लिखा है उसमें पार्टली सिक्योर्ड नहीं, नन ऑफ दिस, ए भी नहीं, अनसिक्योर्ड ए भी नहीं, तो ए इसका आंसर होगा। तो 99 का जो आंसर होगा सिक्योर्ड। जनरली हमारे डिवेंचर क्या हैं, सिक्योर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 100, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और सेट जो तीसरा है उसके लास्ट है ये क्वेश्चन 100। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। अरे कोई दर नहीं होती, हाँ, लेकिन एक दर है जो निश्चित है, इतना होगा, लेकिन एक तरह का दर निश्चित इस पर है। तो 12%, 20%, 25%, कुछ भी ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन रेट होता है, एक निश्चित रेट होता है। तो कह सकते हैं ऋण पत्रों पर कौन सा मैच कर रहा है, एक निश्चित दर, एक फिक्स रेट होता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। तो उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आएगी। आप बार बार वीडियो को लाइक करोगे, देखोगे और कमेंट भी करोगे, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 99.99% चांसेज है क्वेश्चन इससे आपको लड़ेंगे, और बिल्कुल विश्वास के साथ
आप याद करना। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ है कि जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं थोड़ी बहुत आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो आप वर्क करें, प्रैक्टिस करेंगे, अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, आप बेहतर कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आइए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तमाम शुभकामनाओं के साथ।